बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं HDTV। रुपी डॉलर पैरिटी पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, बल्कि ग्लोबली ऑलमोस्ट सारे मुल्कों के लिए फंडामेंटल है टू मेंटेन, टू कीप पॉइज इन द इकॉनमी। पाकिस्तान को रुपए की भी ज़रूरत है, जिसके लिए फ़िज़िकल मेजर लिए जाते हैं, टैक्स रेज किया जाता है, और पाकिस्तान को डॉलर की भी ज़रूरत है फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉर इंपोर्ट्स, जिसमें सबसे बड़ी इंपोर्ट तो ज़ाहिर है एनर्जी की होती है, ऑयल एंड गैस, फिर ग्रेन्स, बाकी चीज़ें भी। अब डॉलर जिस वक्त ताकत पकड़ता है और रुपया फ्री फॉल में जाता है, तो थोड़े से डॉलरों के लिए ज़्यादा रुपए हमें देने पड़ते हैं, जिसके नतीजे में बाहर से मंगवाई गई सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तेल महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, और अगर फिजिकल इंसेंटिव दे भी दें तो महंगे फ्यूल की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, सेल्स, मार्केट, हर चीज़ जो है इट बिकम्स टू अ स्टैंड स्टिल। यही हालत इस वक्त पाकिस्तान की हो रही है। 2-3 वजूहात समझी जाती हैं। एक तो इकॉनमी के अंदर टेक्निकल रीजंस, दूसरा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी समझा जाता है कि शायद ये जो हालात इस तरह से जा रहे हैं। टेक्निकली स्टेट बैंक को तो हम बहुत ब्लेम कर चुके या व्हाटएवर, बट ये जो कॉन्फिडेंस का फैक्टर है ये समझा जाता है फंडामेंटल है। ये क्या है, इसकी क्या टाइमलाइन है, और क्या रुपया भी और नीचे जाएगा, और इसकी मेजर्स क्या हैं, अगर रेस्क्यू करना है तो क्या करना चाहिए। इस सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमने फिर एक दफ़ा दावत दी है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी को, ताकि इस मसले को हम अच्छी तरह एनालाइज करके उसका सिंथेसाइज सलूशन पेश करने की कोशिश करें। डॉक्टर आबिद, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा इस पर बात करें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए ताहिर, ये जो रुपये की कदर गिरने का सिलसिला है, इसको अब काफ़ी महीने हो गए, और उस वक्त भी हम यही कहते थे कि एक जो की कंट्रीब्यूटर है इस सारे बाकी चीज़ों के अलावा, यानी फिस्कल डेफिसिट की आपने बात की, डॉलर डेफिसिट की बात की, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो अभी तक चल रहा है। और ये असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने और केयर टेकर सेटअप आने के बाद भी बदकिस्मती से वो जो एम्बिग्विटी है कि इलेक्शन कब होंगे, उनकी डेट्स जो हैं वो क्या होंगी, उस पर जो मुख्तलिफ़ हलकों से जो आवाज़ें आती हैं, मेरा ख्याल है कि सारी वो चीज़ें हैं जो कि अभी भी वो जो गैर यकीनी सूरत हाल के जो बादल थे वो छटते आपको नज़र नहीं आ रहे। अब ज़ाहिर है कि ये इस वक्त 2-3 चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी अमल पैरा हैं। पहली तो केयर टेकर हुकूमत को राइटली जो IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसको पासदारी करनी है और उसको पूरा करना है, और उसमें जो एक शर्त रखी गई थी जो कि उस वक्त हुंडी और हवाला को रोकने के लिए थी कि जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट है उसका डिफरेंस वो 5 दिनों में, 5 बिज़नेस डेज़ में 1.25% से ज़्यादा ना हो। तो वो इन थीरी तो वो थी कि शायद उसकी वजह से अगर इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट क्लोज रहते हैं तो वो जो सारी ट्रांजैक्शन हुंडी हवाला ग्रे मार्केट में तो लोग बैंकिंग चैनल पे कर, लेकिन उसका असर जो है वो रिज़ल्ट उसका उल्ट हुआ, और वो ये हुआ कि ओपन मार्केट तो काबू में नहीं आई। अब इंटर बैंक रेट जो है उसको टेल करना पड़ रहा है ओपन मार्केट के साथ, उलट हो गया। तो यानी अब टांगा आगे आ गया, घोड़ा उसके पीछे है। ये तो ऐसे ही है जैसे यू जस्ट पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़ा पीछे आ जाए और टांगा आगे लगा दिया जाए। तो अब जो डॉलर की डिमांड है वो गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बढ़ रही है। उसकी एक वजह तो ये भी है कि जब मुझे पता है कि कल सुबह जब मैं उठूँगा तो रुपए की कदर में कुछ गिरावट होगी, तो आज अगर मेरे पास कुछ डॉलर ख़रीदने के लिए सरमाया है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं डॉलर ले लूँ। अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड उसी वक्त मैं पाकिस्तान में लेके आऊँ जबकि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो मिल रहा हो। इंपोर्ट्स और LCs पे जो थी कर्टेलमेंट, उनके ईज़ ऑफ होने से भी ज़ाहिर है कि डॉलर की डिमांड में इजाफा हुआ है। करंट अकाउंट और लेकिन इस वक्त हम डॉलर की बात कर रहे हैं कि डॉलर की डिमांड जो है वो बड़ी गो के अगर ये महीने 1.5 महीने में बैकलॉग निकलता है तो ये सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त तक अगर आपके पास एक फ़्लो ऑफ डॉलर्स नहीं आता तो ये जो डिमांड है ये
बैंक रेट को काफ़ी हद तक डैमेज कर चुकी होगी, और शायद उसको फिर वो स्टेज पे पहुंच जाए कि वापस लाना जो है वो मुश्किल हो जाए। नामुमकिन का वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मुश्किल का वर्ड जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँगा। तो अब ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो डिमांड है डॉलर की, उसका बढ़ना, ये जो IMF की कंडीशन है कि इसको 1.25% से ज़्यादा ओपन मार्केट और इसके में नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक तो रुपये की कदर को कम कर रही हैं। अब इसमें इसका जो मंथ की नतीजा है वो क्या निकलेगा? मंथ की नतीजा ये है कि आपकी हर वो चीज़ जो इम्पोर्टेड है, और इस वक्त मैं लग्जरी आइटम की बात नहीं कर रहा, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, और मैं बहुत हद तक फूड आइटम्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि एडिबल ऑयल भी शामिल है, ग्रेन्स हैं, ये महंगे होंगे। जब ये महंगे होते हैं तो जाहिर है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाएंगे? 100% देखिए, इंटरेस्ट रेट आप देखें कि आपके पीयर इकॉनमीज़ क्या कर रही हैं। अभी इजिप्ट जो कि तैयब अर्दगान के पिछले दौर में बज़िद था कि इंटरेस्ट रेट जो है वहाँ पर टर्की तैयब अर्दगान के दौर में वो बज़िद थे कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। कल ही उनकी जो स्टेट बैंक की गवर्नर है, उन्होंने उसको 3 टाइम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा, लेकिन सिंगल डिजिट में नहीं, अब वो कल बढ़ा है, और ये 3 टाइम बढ़ा है, तो वो सिंगल डिजिट वाला मामला जो है वो ख़त्म हो गया है। तो ये अब इंटरेस्ट रेट, अब लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो उसका एक और इन्फ्लेशन वहाँ पे तुर्की में तो डिमांड है, उसका एक और इम्पैक्ट आता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, वो ये होता है कि आपकी जो पेमेंट है जो कि हुकूमत ने करनी है वो बढ़ जाती है, तो यानी फिस्कल स्पेस और कम हो जाती है। तो ये एक विशियस साइकिल जो है बदकिस्मती से स्टैगफ्लेशन में उसमें हम एंटर हुए पड़े। देखिए, इस वक्त मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्या किया जाए। इस वक्त हमें 2-3 चीज़ें जो है ना उन पर फोकस करना है। पहले तो हमें जो अमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और हमारे जैसे जो पीयर इकोनॉमीज़ हैं उनके ट्रेंड्स को देखना है कि वहाँ पे ट्रेंड्स क्या है। और सबसे पहले तो डायग्नोज तो आप करें ना कि वजह क्या। देखिए, मैं डायग्नोज तो मैं कर रहा हूँ ना कि जो एम्बिग्विटी है वो है, इसके एक जो मेजर रीज़न है वो इस वक्त एक एम्बिग्विटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो बैरूनी पार्टनर्स हैं, कोई ऐसी इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं है कि डॉलर इस तरह से राइज करे, रुपया इस तरह से फ्री फॉल में चला जाए। ये तो शुरू ही इसके पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से हुआ है, लेकिन अभी भी ये जो अनसर्टेनिटी है उसको, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि यानी ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है वो डिटर्मिन करे कब होने हैं इलेक्शन, 90 दिन में होने हैं, 6 महीने में होने हैं, साल बाद होने हैं, वो तो, और ना मैं कायनी माहिर हूँ कि आपको बता सकूँ कि आइन की कौन सी क्लास क्या कहती है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि इस वक्त एक बड़ा क्लियर कट वो मैसेज आ जाना चाहिए, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जानी चाहिए। 6 महीने है, साल है, 3 महीने में है, 4 महीने है, जो भी है, इन्वेस्टर्स को, आपकी बैरूनी दुनिया को पता हो कि उन्होंने कितना अर्सा किसके साथ काम करना है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है सिलसिला क्या होगा। आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर, क्या उनको खुद भी पता है कि इस क्लैरिटी से कि क्या टाइमलाइन है जिस पे ये सारे एक्शन लेके उन्होंने ये सब कुछ करना है? लेकिन देखिए, ये एम्बिग्विटी जो है ये तो ख़त्म करनी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है वो ये है कि IMF पे तनकीद हो रही है, IMF के एग्रीमेंट को फ्लॉट कहा जा रहा है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हम एक डिफ़ॉल्ट की तहत से वापस आए हैं। मैं परसों ही कोलंबो से वापस आया हूँ, परसों रात को, और डिफ़ॉल्ट के बाद वाला कोलंबो और कोविड से पहले वाला कोलंबो जो मेरी लास्ट विज़िट थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो डिफ़ॉल्ट के 1.5 साल के बाद भी अभी तक वो उस झटके से लोग जो हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो खुदा न खास्ता उस सिचुएशन में तो हम कभी भी नहीं जाना चाहेंगे। IMF के साथ जो भी स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसको हमें ऑनर करना है, और इस तरीके से ऑनर करना है कि मार्च में हम अगला प्रोग्राम जो है वो नेगोशिएट करने के काबिल हो सकें। एक तनख्वाहदार तबका जो लाख रुपए कमाता है, ये एक तनख्वाहदार आदमी जो लाख रुपए कमाता है और 30,000 रुपया तेल पे खर्चता था, फ्यूल पे, पेट्रोल पे, बच्चों को पिक ड्रॉप एंड वगैरह वगैरह, तेल 150 से 300 पे आ गया और वो 30,000 60,000 बन गए। अब अगर ये 300 से आगे जाके 400 पे हो जाता है, और मुझे पता चला है कि वर्किंग हो रही है कि अगर डॉलर और आगे चला जाता है तो टैक्स को कैसे एडजस्ट करना है और फ्यूल महंगा हो जाता है, तो लाख रुपया तो बिजली का बिल और इसमें चला जाएगा। क्योंकि आज ये भी छप गया है कि जो कैपेसिटी पेमेंट थी, जो यूनिट उन अदारों ने, उन पावर प्रोड्यूसर कंपनीज़ ने बनाए ही नहीं,
उनकी भी पेमेंट जो है वो जो करनी है 124 अरब रुपए की, वो अब बिजली के बिलों में लग के आगे आएगी। बड़ा सख्त लोगों का रिएक्शन है इस पर। कराची में वो काटने गए हैं तो लोगों ने आगे सख्ती से पेश आए हैं, जान लेने की कहते हैं कोशिश की है बिल देने के लिए। तो ये तो सिविल अनरेस्ट की तरफ मामला चल निकला है। खुदा न खास्ता अगर इस वक्त हम एक स्ट्रॉन्ग सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ नहीं जाते तो ये वाक़तन इसी तरफ से सिलसिला जो है चल पड़ेगा, ये जा सकता है। अनरेस्ट तो होगा, ज़ाहिर है जब लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, टैरिफ्स बढ़ रहे होंगे, बिल बढ़ रहे होंगे, तो लोग जो हैं वो आराम से नहीं बैठे रहेंगे। तो ये तो डिफरेंट है, इस पे भी बात डू यू थिंक बात करनी चाहिए? नहीं, मैं डिस्कम्फर्ट, मैं भी अनरेस्ट से मुराद डिस्कम्फर्ट मैं कह रहा हूँ, मैं कोई एजिटेशन की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्कम्फर्ट की बात कर रहा हूँ कि लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि अपने उस कंफर्ट जोन में तो नहीं रह पाएंगे, और उसके एजुकेशन भी हो सकती हाँ है, तो उसके बाद आपकी तंदूर लूट लें या देखिए अल्लाह ना करे वो मैंने वो सूरत शायद अभी नहीं है, लेकिन अगर हम इस वक्त हमें 2-3 चीज़ें करनी है। हमें पॉलिटिकल एम्बिग्विटी जो है उसको ख़त्म करना है, वो हमें IMF के प्रोग्राम पे अमल पैरा रहना है, और अगला IMF का प्रोग्राम नेगोशिएट करना, उसका फ्रेमवर्क बनाना है। और अगर हमें अपने इत्तेहादी ममालिक और दोस्त ममालिक की सपोर्ट मिल सकती है और उसमें से हम कुछ इसकी कंडीशंस का वेवर ले पाते हैं तो उस पर हमें काम करना चाहिए। वो ज़ाहिर है पोलराइज वर्ल्ड हुआ है, नई कोल्ड वॉर एक तरह से सर जंग शुरू है और ब्लॉक बन रहे हैं। प्रिंसिपली पाकिस्तान 3 ब्लॉक्स में फ्रेंड्स पाकिस्तान के 3 जगहों पे पाए जाते हैं। एक तो गल्फ़ है, सऊदी अरब, UAE और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर। $3.5 ट्रिलियन उनके पास ताज़ा हैं। यूरोप से उन्होंने इन्वेस्टमेंट ख़त्म की है, उनकी कंपनियों के पास पैसा है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट का सुनते हैं, मादन और कंपनी है। दूसरा चाइना है, उनसे कुछ सपोर्ट भी हमें मिलती रहती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में उन्होंने कुछ डॉलर रखे, सऊदी अरब ने भी रखे थे। तीसरा है ग्रेटर वेस्ट विच इज़ प्रिंसिपली US एंड इट्स एलाइज, जिनका IMF के ऊपर कंट्रोल है। और फ़र्क ये है कि ये मुल्क तो इंस्टीट्यूशनली बायलैटरल मदद करें, इंस्टीट्यूशनली अपनी इकनॉमिक प्रोग्रेस को प्रोजेक्ट करना इनके लिए मुश्किल है। पाकिस्तान किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट नहीं है कि ब्रिक्स वगैरह की उस तरह से जैसे करते हैं कि वो कर सके। लेकिन IMF के ज़रिए, वर्ल्ड बैंक और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए ग्रेटर वेस्ट जो है वो तो अपनी इकनॉमिक प्रोग्रेस को प्रोजेक्ट करता है। लेकिन अभी तक कहीं से मदद मिली नहीं। मदद को मिली है, बट ऐसी मदद जो पाकिस्तान को इंसॉल्वेंट होने की डायरेक्शन से रेस्क्यू करके दूसरी तरफ ले आए। इस पे काम तो यकीनन हो रहा है मुख्तलिफ फोरम्स पे, लेकिन इसको मटीरियलाइज होता हुआ मैं तब देख रहा हूँ जब इलेक्शन के बाद, जब भी होता है, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, तो जब तक का पॉलिटिकल होना जरूरी है, ये टेक्नोक्रेट देखिए जो आपके गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको शायद डेमोक्रेसी से मोहब्बत वगैरह नहीं है, ना चाइना में डेमोक्रेसी है, ना UAE में डेमोक्रेसी है, ना सऊदी में डेमोक्रेसी है। लिहाजा ये जो अगर आप गल्फ़ की बात करते हैं तो ईरान की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, इन ममालिक की बात करते हैं, तो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गवर्नमेंट कौन है। लेकिन उनको ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि ये पता हो कि जी अगले 2-3 साल ये चेहरे हैं जिनके साथ उन्होंने मामला जो है वो करना है, तय करना है, तो वो मामला तय करना शुरू कर देंगे। और तीसरा जो है वो हमें इस वक्त IMF प्रोग्राम में एक प्रोविज़न जो मौजूद है वो है आपके पास टारगेटेड सब्सिडीज़ की, वो है आपके पास सोशल सेफ्टी नेट्स की, सोशल प्रोटेक्शन की। हमें और उसमें ये बड़ा क्लियरली कहा गया है कि विस्प को हमें उसका बेनिफिशरीज़ का एक्सपेंड करना है और उसके जो पेमेंट्स हैं उनमें इजाफा करना है। तो ये वो चीज़ है सपोर्टिंग इनकम सपोर्ट के, इस पे फोकस जो है वो हमें करना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट जो है वो है कि हमें फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है, ताकि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वहाँ पे कुशन हो, और उसके लिए आपको रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, उसके लिए आपका ऑस्टेरिटी मेजर्स और एक्सपेंडिचर्स को कम करना। तो ये 4 चीज़ें हैं इस वक्त बड़ी क्लियर ये प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए केयर टेकर सेटअप की कि और आने वाली हुकूमत की, कि इन 4 चीज़ों को जहन में रखें तो तभी आप शायद कोई हम बेहतरी की तरफ जा सकें। शायद नहीं, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पे अमल पैरा हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बॉटम लाइन ये हुई कि 2 चीज़ें तो बहुत मुश्किल नहीं है। सेफ्टी नेट को तो हम कर सकते हैं, टेक्निकल मामला है, एक्सपर्ट मौजूद हैं, हमारे पास तजर्बा पायलट नहीं है, हमने रोल आउट किया हुआ है बहुत बड़ा सेफ्टी नेट, उसको एक्सपेंड करना दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट।
डूएबल है सिर्फ अगर सोच लें तो। बाकी IMF के साथ निगोशिएट हो सकती है, उन्हें बताया जा सकता है कि लेट्स पुट द हार्स इन फ्रंट ऑफ द कार्ट, और इस पर बात हो सकती है। लोग भी इस वक्त मिनिस्ट्री में, वकार मसूद साहब बहुत सी गवर्नमेंटों में मैं देखता आ रहा हूँ, IMF प्रोग्राम में हमेशा थे। जो मिनिस्टर साहब हैं वो भी स्टेट बैंक, और फिर उन्होंने उस फेंस की दूसरी तरफ से भी ADB मनीला बैठ के भी इसको देखा हुआ है, UN में भी। तो वो तो मुश्किल है, लेकिन दो और शर्तें जो एक्सपर्ट ने हमें बताई कि एक फिस्कल डेफिसिट वाला जो मामला है ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि टैक्स लगने की जो विंडो है वो ट्रेडर्स और रिटेलर्स पे सिर्फ रह गई है, और वो ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो भी हैं वो बड़ा एक मुश्किल काम है, इट्स नॉट वेरी इजी। और तीसरा ये इलेक्शन वाला, ये भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि नई जो पोलराइजेशन ग्लोबल हो रही है ग्रेटर वेस्ट और एशिया के दरमियान, एशिया में तो हमें बेशक सपोर्ट हो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट्स की, ग्रेटर वेस्ट उसको किस तरह देखता है, और पाकिस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट है या दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर, वो इन दोनों दुनियाओं के दरमियान बैलेंस, यानी जो अंग्रेज़ी में इसके लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है पॉइज, हाउ दे मेंटेन देयर पॉइज। और यही पॉलिटिकल जीनियस भी होगा इसका, क्योंकि ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इकोनॉमिक फॉल जो है इट्स एन ऑफ शूट ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, अगर आप इसे पॉलिटिकल फॉल नहीं भी कहना चाहते। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।